Everyone, welcome back to our channel. I'm Simran from Sampan Arts Fagwara. Today we are going to discuss the reading Learning by Examples. So without any delay, everyone, let's get started with our reading explanation. The question category here first is which passage has the following information. So the first question here everyone is a comparison between rat learning and human learning कि human learning और rat की learning में क्या basics है, difference है. ठीक है, सो इसकी आंसर हमें मिल रही है जी डी पैराग्राफ में से. एवरीवन लेट्स मूव टू द डी पैराग्राफ. डी पैराग्राफ में मूव करते हैं जी. डी पैराग्राफ में लाइन नंबर 4 से रीड करना है आप सभी ने. फर्दर एलिगेंट एक्सपेरिमेंट्स शो दैट naive adults, अभी naive adults वो बोल रहे हैं जी हमारे पास जो ब्लैक रैट्स थे उनको. वो बोल रहे हैं कि अभी जो इतने इतने स्किल्ड नहीं होते, जो अनस्किल्ड एडल्ट्स होते हैं, जो रैट्स होते हैं, कुड डेवलप स्किल, वो अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हैं if they were provided with cones from which the first complete spiral of scale had been removed. वो बोल रहे हैं कि वो जो एडल्ट्स एक स्किल अडेप्ट कर सकते हैं जिनके कोन्स में से जिनके हमने जो सीड्स हैं वो स्केल्स में निकाले हुए हैं. रादर लाइक वो हमें कैसा लगता है अवर न्यू फोटोकॉपियर. यहाँ पर अवर उन्होंने वर्ड यूज किया, दैट मीन्स हमारा, हम कौन है, हम ह्यूमन है ना. अभी पहले उन्होंने यहाँ पर रैट्स की बात की, अभी उन्होंने बात कर दी फोटोकॉपियर की. फोटोकॉपियर एक डिवाइस, वो तो रैट्स यूज कर नहीं सकते, वो तो ह्यूमन ही यूज करेंगे ना. सो जैसे कि हमारे पास एक न्यू फोटोकॉपियर होता है विच यू कैन वर्क आउट, जिसको आप यूज करना स्टार्ट कर सकते हो, जिसको आप देख सकते हो हाउ टू यूज वंस समवन हैज शोन यू हाउ टू स्विच इट ऑन. कि अगर किसी इंसान ने आपको सिर्फ ये बता दिया, सिर्फ यही दिखा दिया कि इसको स्विच ऑन कैसे करना है, आप उसको ऑटोमेटिकली यूज करना स्टार्ट कर सकते हो. ऐसा ही रैट्स में होता है. अगर आपने एक कोन में से उनके कुछ सीड्स निकाल दिए, बाकी सीड्स वो सारे के सारे अपने आप निकाल सकते हैं. दैट मींस रैट लर्निंग और ह्यूमन की लर्निंग दोनों की बात होगी यहाँ पर डी पैराग्राफ में. सो यहाँ से एवरीवन हमारा आंसर आ रहा है जी फर्स्ट का डी. आपको इसका आंसर पैराग्राफ नंबर बी में भी लिख सकता है. क्यों? क्योंकि बी पैराग्राफ में यहाँ पर ह्यूमन की बात हुई है, लेकिन इस पैराग्राफ में लास्ट में बिल्कुल भी उन्होंने कहीं पर भी रैट्स की बात नहीं की. तो आपका आंसर सिर्फ डी पैराग्राफ वाला ही आएगा. Let's move to the second question. Question number 2, a reference to the earliest study in animal learning. कि एनिमल लर्निंग में सबसे पहली अर्लीस्ट स्टडी कौन सी. अभी एवरीवन जो भी पास की बात होती है ना वो ए पैराग्राफ में होती है. ये काफी मैंने रीडिंग्स में से ये चीज देखी हुई है. सर हमारा आंसर इसका भी ए आ रहा है कि अर्लीस्ट स्टडी की बात कहाँ हुई है. अभी अर्लीस्ट स्टडी की बात हुई थी ए पैराग्राफ की फर्स्ट टू लाइंस में. लर्निंग थ्योरी इज रूटेड टू द वर्क ऑफ इवान पावलव, the famous scientist who discovered and documented the principle of governing how animals learn. कि animals learn कैसे करते थे. in 1900 जो इवान पावलव था उसने इसके ऊपर रिसर्च की. दैट मीन्स ये अर्लीस्ट स्टडी होगी. यहाँ से हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ रहा है जी. क्वेश्चन नंबर 3 में मूव कीजिए. डिस्कवरी ऑफ हु स्ट्राइप द पाइन कोन. कि हमने ये डिस्कवर किया कि किसने पाइन कोन को स्ट्राइप किया था. आंसर इज सी. ये हमें पता चला था जी सी पैराग्राफ में. सी पैराग्राफ में जाइए. सी पैराग्राफ की नीचे से थर्ड लाइन, द कल्प्रिट प्रूव्ड टू बी. कल्प्रिट का मतलब होता है जी मुजरिम, जो बंदा रिस्पॉन्सिबल था, जो गुनेगार था. द कल्प्रिट प्रूव्ड टू बी वर्सेटाइल एंड एथलेटिक ब्लैक रैट. सो जो इंसान, जो एक गुनेगार वाला था व्यक्ति, वो कौन था जी. वो था हमारे पास ब्लैक रैट. वो था जो इन कोन्स को खा रहा था. सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया जी कि हमने ये डिस्कवर कर लिया कि किसने उसको डैमेज किया. आंसर इज सी, ब्लैक रैट्स. ब्लैक रैट्स पैराग्राफ में से हमें मिल गया. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ कॉस्ट इफेक्टिवनेस एक्सपेरिमेंट. कि हमने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जो कॉस्ट इफेक्टिव हो. दैट मीन्स कि उसके ऊपर बहुत ही कम पैसा लगा हो. आंसर इज ई. ई पैराग्राफ में सिर्फ कॉस्ट की बात हुई है. ई पैराग्राफ की लास्ट लाइन एवरीवन, a cost proved to be less than 10%. कि हमारे पास 10% से भी कम जो कॉस्ट थी वो लगी थी. दैट मीन्स कि ये बहुत ही सस्ता एक्सपेरिमेंट हो गया. सस्ते वे में हमने कौन को यहाँ पर प्रोड्यूस कर लिया. सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया कि ये एक्सपेरिमेंट क्या था, ये कॉस्ट इफेक्टिव एक्सपेरिमेंट था. सो दिस इज अवर आंसर ई. Let's move to the next category, true false not given. Question number 5, the field trip to Israel was to investigate how black rats learn to strike pine cone. कि जो हमने इसराइल में जाकर फील्ड ट्रिप की थी उसमें हमारा मेन मोटिव ही ये था कि हम ये फाइंड आउट करें कि ब्लैक रैट्स इसको करते कैसे हैं. आंसर इज फॉल्स, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं था कि कौन इसको खाली कर रहा था कोन्स को. एवरीवन इसकी लोकेशन हमें मिलेगी इन द पैराग्राफ नंबर सी. सी पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन,
द रिसर्च रिपोर्टेड इन वन पेपर स्टार्टेड विद अ स्कूल फील्ड ट्रिप। हमने एक फील्ड ट्रिप स्टार्ट की थी इजराइल को, टू अ पाइन फॉरेस्ट में हम गए थे। वे मेनी पाइन कोन्स वर डिस्कवर्ड, हमने बहुत सारे वहां पर पाइन कोन्स देखे। स्ट्रिप्ड टू द सेंट्रल कोर, जो खाली थे सेंटर में से। सो द इन्वेस्टिगेशन स्टार्टेड, अभी वहां से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी। इन्वेस्टिगेशन क्या थी? विद नो वेटी थ्योरेटिकल इंटेंट, हमारा कोई थ्योरी थ्योरी बनाने का कोई मन नहीं था, बट वॉज डायरेक्टेड, लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन जो थी वॉज डायरेक्टेड एट फाइंडिंग आउट, हमने फाइंड आउट करना था वट वॉज ईटिंग द न्यूट्रिशियस पाइन, कि इस पाइन को खा कौन रहा था। हमारा इन्वेस्टिगेशन था कि कौन इसको खा रहा था। क्वेश्चन में बोले कि नहीं, ब्लैक रैट्स के बारे में तो हमें पता था, लेकिन वो कैसे खा रहे थे उसको फाइंड आउट करना। भी कैसे की बात नहीं ना, उन्होंने यही पूछा ना कि कौन खा रहा था। सो इसके वजह से हमारा जो एम है इन्वेस्टिगेशन का चेंज हो गया, और यहाँ से हमारा आंसर कॉन्ट्रडिक्ट करके फॉल्स चला गया। Let's move to question number 6. The pine cones were stripped from bottom to top by black rats. कि जो black rats थे उन्होंने pine cone को strip किया था बॉटम से लेकर टॉप तक। आंसर इज ट्रू, क्योंकि उन्होंने बॉटम से लेकर टॉप तक ही उसको स्ट्राइक किया था। एवरीवन सी पैराग्राफ में, अगेन सी पैराग्राफ की लास्ट लाइन, एवरीवन लास्ट सेकंड लाइन में आपको मिलेगा। द टेक्निक वॉज टू बाइट, वो टेक्निक उन्होंने क्या यूज की? वो खाएंगे, वो बाइट करेंगे। ईच कोन स्केल ऑफ इट्स बेस, उसके बेस से वो उसको बाइट करना स्टार्ट करेंगे। इन द सीक्वेंस फ्रॉम बेस टू टिप, वो क्या करेंगे? वो बेस से स्टार्ट करेंगे, फिर वो उसको टिप तक खाना स्टार्ट करेंगे। दैट मीन्स उन्होंने बॉटम में से, बेस से टिप मतलब टॉप तक उन्होंने इसको खाया। सो यहाँ से हमारा आंसर एवरीवन इस क्वेश्चन 6 का आ रहा है जी ट्रू। क्वेश्चन नंबर 7. इट कैन बी लर्न फ्रॉम अदर रेलिवेंट एक्सपीरियंसेस टू यूज अ फोटोकॉपियर। वो बोल रहे हैं कि बाकी एक्सपीरियंस से भी हम सीख सकते हैं कि हम फोटोकॉपियर को कैसे यूज कर सकते हैं। आंसर इज ट्रू। कैसे ट्रू एवरीवन? इसकी लोकेशन हमें मिलेगी जी इन डी पैराग्राफ। डी पैराग्राफ में सिर्फ एक ही लाइन में फोटोकॉपियर की बात हुई है, लास्ट थर्ड लाइन में। लास्ट थर्ड लाइन में उन्होंने हमें क्या बोला था? अवर न्यू फोटोकॉपियर विच यू कैन वर्क आउट हाउ टू यूज। आपको पता चल जाएगा कि अपने फोटोकॉपियर को यूज कैसे करना है। once someone has shown you how to switch it on, अगर किसी बंदे ने आपको इसको स्विच ऑन कर कर दिखा दिया, आपको पता चल जाएगा आपने इसको यूज कैसे करना है। अभी उस इंसान ने आपको यूज करके थोड़ा ना बताया, उस इंसान ने सिर्फ आपको ऑन करके दिया है, आपने उसके सिर्फ ऑन करने के तरीके से ही पता कर लिया कि इसको यूज कैसे करना। दैट मींस ये एक्सपीरियंस कोई और था, आपने कोई और चीज लर्न कर ली। क्वेश्चन में भी यही चीज बोल रहे थे। यहां से हमारा आंसर 7 का आ रहा है जी ट्रू। क्वेश्चन नंबर 8. स्ट्रिपिंग द पाइन कोन इज एन इंस्टिंक्ट ऑफ ब्लैक रैट्स, की जो हम पाइन कोन्स को स्ट्रिप करते हैं वो ब्लैक रैट्स में इंस्टिंक्ट है, वो पहले से उनके अंदर स्किल है। आंसर इज फॉल्स, उनके अंदर कोई स्किल नहीं थी, उनको लर्न करनी पड़ी थी ये वाली चीज। इसकी लोकेशन हमें मिल रही है जी डी पैराग्राफ में। डी पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन, अर्बन ब्लैक रैट्स वर फाउंड टू लैक द स्किल। अर्बन ब्लैक रैट्स के पास तो ये स्किल ही नहीं थी, एंड वर अनेबल टू लर्न इट, और ना ही वो लर्न कर पा रहे थे। दैट मीन्स कि ये उनके अंदर तो चीज नहीं थी, राइट? दैट मीन्स कि वो उनकी इंस्टिंक्ट नहीं हो सकती। सो यहाँ से हमारा आंसर कॉन्ट्रडिक्ट करके फॉल्स चला गया। लेट्स मूव टू द लास्ट कैटेगरी। यहाँ पर हमारे पास पहले से ही सारी की सारी जो ऑप्शंस है वो अवेलेबल है, हमने यहाँ से बस अपना आंसर उठाना है। While the nutcracker is more able to catch seeds, जो nutcracker है वो seeds को कैच जल्दी कर लेता है। The jay relies dash on catching food, jay किसी के ऊपर rely करता है, किसी के ऊपर डिपेंड करता है food को कैच करने के टाइम। आंसर इज jay relies less, jay कम डिपेंड करता है। इसकी लोकेशन एवरीवन आपको मिलेगी इन द पैराग्राफ नंबर एफ। एफ पैराग्राफ में बात इस इन दोनों की स्टार्ट हो रही है जी सेकंड लाइन से। यहाँ पर सेकंड लाइन में आपको क्लार्क्स नट क्रैकर मिल गया, फिर आपको मैक्सिकन जे भी मिल जाना है। फिर वहां पर लिखा है जी द फॉर्मर, फॉर्मर मतलब नट क्रैकर। नट क्रैकर तो स्पेशलिस्ट है किसमें? सीड्स को कैच करने में, वो एक टाइम में 30,000 सीड्स को कैच कर सकता है। वाइल जो हमारे पास मैक्सिकन जे है विल ऑल्सो कैच फूड, वो भी फूड को कैच करेगा, बट इज मच लेस डिपेंडेंट। डिपेंडेंट मतलब रिलाय, वो बहुत ही कम रिलाय करता है, कम डिपेंड करता है। सो यहाँ से हमारा आंसर एवरीवन इसका आ रहा है जी लेस, और वो हमारी ऑप्शंस में भी अवेलेबल था। सो हमने अपना फर्स्ट ऑप्शन का आंसर लगा दिया 9th का। लेट्स मूव टू द 10 नंबर क्वेश्चन। एंड इज दस लेस स्पेशलाइज्ड इन दिस एबिलिटी, जिसके कारण वो इस एबिलिटी में भी बहुत बहुत कम स्पेशलाइज्ड है। बट मोर डैश, लेकिन वो कोई चीज में ज्यादा है। आंसर इज सोशल, वो सोशल बहुत ज्यादा है, उसको बातें करनी, उसको इंटरेक्ट करना दूसरे के साथ बहुत पसंद है। वहीं से एवरीवन रीड करते हैं जी एफ पैराग्राफ की लास्ट लाइन। द टू स्पीशीज ऑल्सो डिफर इन देयर सोशल स्ट्रक्चर, उनका सोशल स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है। कैसे? नट क्रैकर को अकेले रहना, सॉलिटरी रहना बहुत पसंद है, लेकिन जो जे है वो सोशल ग्रुप्स में ही फॉरेज करता है, हंट करता है, घूमता है। दैट मीन्स कि जे क्या है?
वो सोशल है ना, तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 10th का सोशल। लेट्स मूव टू 11 नंबर क्वेश्चन। इन द एक्सपेरिमेंट, जो हमने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, द कैचर बर्ड हिड सीड्स इन ग्राउंड, जो कैचर था उसने ग्राउंड में सीड्स को हाइड कर दिया। वाइल द अदर डैश, दूसरे ने क्या किया, दूसरे ने सिर्फ उसको देखा। वाइल द अदर वॉच्ड। लेट्स मूव टू द लोकेशन एवरीवन। इसकी लोकेशन जी पैराग्राफ में है, लाइन नंबर 2 में वहां से लिखना, वहां पर रीड करना स्टार्ट कर दीजिए। Design is slightly comical with the catcher bird wandering about a room with lots of hole in the floor hiding food. जो catcher bird है उसने अपने food को छुपाया हुआ है, hide किया हुआ है in some of the holes. While watched by an observer bird, लेकिन एक bird जो है वो क्या कर रहा है, उसको वो उसको watch कर रहा है. That means कि इसका आंसर हमारा क्या आएगा 11th का आंसर is going to be watched. कि एक ने तो hide कर दिया ग्राउंड में, दूसरा क्या कर रहा है, other watched, दूसरे ने watch किया उसको. Question number 12th. As a result, Nutcracker and Mexican J show different performance. उन्होंने अलग अलग परफॉर्मेंस शो की. किस एरिया में उन्होंने अलग अलग परफॉर्मेंस की? इन द रोल ऑफ ऑब्जर्वर, जो उनका रोल था ऑब्जर्वर वाला, उन्होंने उन्होंने उसमें जो थी अपनी परफॉर्मेंस जो थी वो अलग सी शो की थी, डिफरेंट परफॉर्मेंस शो की थी. एवरीवन सेम पैराग्राफ में मूव कीजिए. सेम पैराग्राफ, जी पैराग्राफ की लास्ट सेकंड लाइन. द रोल ऑफ कैचर नॉट ओनली नट क्रैकर बट ऑल्सो लेस स्पेशलाइज जे परफॉर्म अबव चांस. की जो कैचर का रोल था वो तो इन दोनों ने अबव चांस परफॉर्म किया, दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया कैचर के रोल में. हैव जे ऑब्जर्वर वर एज सक्सेसफुल एज जे कैचर. जो जे ऑब्जर्वर थे और जे कैचर थे वो दोनों सक्सेसफुल थे. वेयर एज नट क्रैकर ऑब्जर्वर डिड नो बेटर देन चांस. लेकिन नट क्रैकर ऑब्जर्वर ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया. क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछा कि कौन सी चीज ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, जो उनका परफॉर्मेंस का रोल था. डिफरेंट परफॉर्मेंस उन्होंने शो की थी, कौन से रोल में, ऑब्जर्वर के रोल में. सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया जी ऑब्जर्वर. डिफरेंट परफॉर्मेंस कैसे है, क्योंकि जे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया वहां पर, जे ऑब्जर्वर जो था वो सक्सेसफुल था, लेकिन नट क्रैकर ऑब्जर्वर अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा था. यहाँ से हमारा आंसर आ गया जी ऑब्जर्वर. Let's move to the question number 13. The observing dash did not do well. जो कोई चीज ऑब्जर्व कर रही थी उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया. किसने नहीं परफॉर्म किया था अच्छा, नट क्रैकर ने. यहीं पर लिखा था whereas नट क्रैकर ऑब्जर्वर did no better than chance. उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया. सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया जी नट क्रैकर. Let's move to the next paragraph everyone. The next paragraph is a new ice age. So let's move towards the questions, the MCQs here. Question number 14. द राइटर यूजेस पेंटिंग्स इन द फर्स्ट पैराग्राफ. फर्स्ट पैराग्राफ में ना राइटर ने पेंटिंग को यूज किया कुछ बताने के लिए. आंसर इज बी. क्लाइमेट चेंज इन द लास्ट 2 सेंचुरीज. उसने जो लास्ट की 2 सेंचुरीज में 200 ईयर्स में जो क्लाइमेट हमारा इतना चेंज हुआ है उसके बारे में बताने के लिए उसने उन्होंने पेंटिंग्स को यूज किया. इसकी लोकेशन एवरीवन फर्स्ट पैराग्राफ में ही है. फर्स्ट पैराग्राफ में लाइन नंबर 4 से रीड कीजिए. वहां पर लिखा है क्रिसमस इन 1776. मोस्ट पीपल थिंक दीज अदर गाइज इन द बोट आर रोइंग. कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वो बोट में जो लोग हैं वो रो कर रहे हैं, दैट मीन्स बोट को आगे लेकर जा रहे हैं. बट दे आर एक्चुअली पुशिंग द आइस अवे. लेकिन उनको ये नहीं पता कि वहां पर बर्फ जमी है और वो आइस को दूर कर रहे हैं. सेज करी, जो करी था उसने, विलियम कर ने ये चीज बोली. टैपिंग हिज फिंगर ऑन द रिप्रोडक्शन ऑफ द पेंटिंग. जो उस पेंटिंग की कॉपी थी उसने उसके तरफ पॉइंट आउट कर कर बोला. श्योर इनफ द लीड ओर्समैन इज बार्सिंग द फ्रोजन रिवर विद हिज बूट्स. वो बोल रहे हैं कि जो ओर्समैन था जो उनको आगे लेकर जा रहा था वो अपने बूट से जो फ्रोजन रिवर है उसको तोड़ रहा था. आई ग्रू इन फिलाडेल्फिया. वो बोल रहा है अभी एक इंसान कि मैं फिलाडेल्फिया में ही ग्रो अप हुआ हूँ. द प्लेस इन दिस पेंटिंग इज 30 मिनट्स अवे बाय कार. वो बोल रहे हैं कि ये जो एरिया है ना वो मेरी कार से सिर्फ 30 मिनट्स ही दूर है. आई कैन टेल यू, मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ, दिस काइंड ऑफ थिंग जस्ट डजंट हैपन एनी मोर. अभी ऐसी चीज जो है अभी तक नहीं पॉसिबल नहीं होती. दैट मीन्स कि पुराने टाइम में ही सिर्फ वहां पर बर्फ जमती थी, अब के टाइम वहां पर बर्फ होती नहीं, वहां पर आइस जो है वो फॉर्म होती नहीं है. लेट्स मूव एवरीवन. इसके ऑप्शंस रीड करते हैं. पॉसिबल क्लाइमेट चेंज, फ्यूचर का, फ्यूचर की बात नहीं हुई. जॉर्ज वॉशिंगटन लेड हिज ट्रूप्स अक्रॉस द रिवर, कि कैसे वो अपनी रिवर के आगे लेकर गए, लेकिन फिर उन्होंने प्रेजेंट की बात क्यों की, अभी ये नहीं आंसर हो सकता. सी द रिवर डजंट फ्रीज इन विंटर्स एनी मोर. अभी इसकी बात हुई है लेकिन पास्ट की बात क्यों हुई है, अभी पास्ट के इन्होंने इस ऑप्शन से नहीं बताया. ऑप्शन हमारा बी, कि क्लाइमेट चेंज पास्ट में कैसा हुआ था और अब कैसा है. सो लास्ट 2 सेंचुरीज में कैसा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उसके बारे में बात सिर्फ बी ऑप्शन कर रही है. यहां से हमारा 14 का आंसर आ गया जी बी. क्वेश्चन नंबर 15. विच ऑफ द फॉलोइंग डू साइंटिस्ट बिलीव टू बी पॉसिबल. साइंटिस्ट बोल रहे हैं इनमें से कौन सी चीज पॉसिबल है. आंसर इज ए.
टेम्परेचर में ड्रॉप ओवर मच ऑफ द नॉर्थ हेमिस्फीयर, कि नॉर्थ साइड में टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर जाएगा, ये चीज पॉसिबल हो सकती है। एवरीवन, इसकी लोकेशन हमें मिलेगी इन द पैराग्राफ नंबर 2, नीचे से फोर्थ लाइन। वाइल नो वन इज प्रिडिक्टिंग अ ब्रूटल आइस शीट, कोई नहीं ये बोल रहा कि बहुत ज्यादा वहां पर बर्फ जम जाएगी, दैट कवर्ड द नॉर्थ हेमिस्फीयर विद ग्लेशियर्स अबाउट 12,000 ईयर्स अगो, कि जैसे 12,000 साल पहले हमारा नॉर्थ जो एरिया था वो सारा का सारा आइस से भर गया था, ऐसे फिर नहीं होएगा दोबारा। The next cooling trend could drop average temperature 5 degree Fahrenheit over much of the United States, 10 degrees in Northeast, North Europe and Northeastern Asia, Northern Asia। वो बोल रहे कि क्या होएगा, थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन जाएगा 5 डिग्रीज या 10 डिग्रीज, नॉर्थ वाले इलाके में वो चीज जो है, जो टेम्परेचर है वो गिर सकता है। दैट मीन्स कि टेम्परेचर गिरेगा, थोड़ा चाहे गिरे चाहे ज्यादा गिरे, टेम्परेचर तो गिरेगा ना। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया ए, टेम्परेचर में ड्रॉप, वो ड्रॉप हो सकता है ओवर मच ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो नॉर्थ का इलाका है वहां पर वो टेम्परेचर ड्रॉप हो सकता है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। Why is it difficult for people to survive in next ice age? नेक्स्ट जो आने वाली आइस एज है उसमें लोगों के लिए ये मुश्किल क्यों है आइस एज को सर्वाइव करना? आंसर इज डी, माइग्रेशन हैज बिकम इम्पॉसिबल बिकॉज ऑफ क्लोज्ड बॉर्डर, क्योंकि अभी बॉर्डर्स सारे बंद हैं तो वो माइग्रेट तो कर नहीं सकते, जिसकी वजह से ये काफी उनके लिए मुश्किल हो सकता है। लेट्स मूव टू द लोकेशन एवरीवन। इसकी लोकेशन हमें मिलेगी फर्स्ट पेज पर, लास्ट थर्ड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइंस। Political changes since the last ice age could make survival far more difficult for the world's poor। जो दुनिया में पुअर लोग रहते हैं उनके लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा पास्ट के आइस एज के कंपैरेटिवली। क्यों? क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस हैं। जैसे ड्यूरिंग प्रीवियस कूलिंग पीरियड, जब पुराने टाइम में हमारे पास कूलिंग पीरियड आया था, होल ट्राइब्स सिंपली पिक्ड अप एंड मूव्ड साउथ। सारी ट्राइब्स ने क्या किया, अपना सामान उठाया और साउथ की तरफ मूव कर गए। बट दैट ऑप्शन डजंट वर्क इन दिस मॉडर्न टेंस वर्ल्ड ऑफ क्लोज्ड बॉर्डर्स। लेकिन आज के जमाने में जहां पर बॉर्डर्स बंद है ये चीज नहीं हो सकती। अभी हम अपना सामान उठाकर किसी और कंट्री में मूव नहीं कर सकते, पुराने टाइम में ये चीज हो गई थी। दैट मीन्स कि अभी के टाइम में सर्वाइव करना क्यों, नेक्स्ट लोगों के लिए सर्वाइव करना मुश्किल क्यों है? क्योंकि वो अपना सामान उठाकर नेक्स्ट कंट्री में नहीं जा सकते, बॉर्डर्स क्लोज हैं। सो डी ऑप्शन, माइग्रेशन पॉसिबल नहीं है, इसके कारण ये आंसर आ गया। 17th क्वेश्चन, व्हाई इज कॉन्टिनेंटल यूरोप मच वार्मर देन नॉर्थ अमेरिका इन विंटर्स? कि जो कॉन्टिनेंटल यूरोप है वो नॉर्थ अमेरिका से इतना गर्म क्यों होता है विंटर्स में? आंसर इज ए, विंड ब्लोज मोस्ट ऑफ द हीट ऑफ ट्रॉपिकल करंट टू यूरोप, क्योंकि विंड से क्या होएगा, ज्यादा से ज्यादा जो हीट है वो यूरोप की तरफ जाती है, इसके कारण। एवरीवन, इसकी लोकेशन आपको सेकंड पेज पर जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसकी लाइन नंबर 2 से मिलेगी। नॉर्मली द गल्फ स्ट्रीम लेडन विद हीट सोक्ड, जो ये स्ट्रीम है उसमें क्या होता है, ज्यादातर ये पानी जो है वो गर्म होता है। सोक्ड अप इन द ट्रॉपिक्स मेंडर्स अप ईस्ट कोस्ट, फिर वो क्या होता है, जो गल्फ स्ट्रीम होती है, जो हीट से वो एयर जो हमारी सारी विंड जो भरी पड़ी होती है वो ईस्ट कोस्ट की तरफ चली जाती है ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा। एज इट फ्लोज नॉर्थवर्ड, जैसे जैसे वो जो हवा है वो नॉर्थ की तरफ जाती है, दिस सॉरी जैसे जैसे वो जो हमारी रिवर है वो नॉर्थ की तरफ जाती है, द स्ट्रीम सरेंडर हीट्स टू द एयर। वो जो हमारी रिवर है वो ज्यादा से ज्यादा अपनी जो हीट है वो एयर को दे देती है। बिकॉज ऑफ प्रिवेलिंग नॉर्थ एटलांटिक विंड्स, क्योंकि वहां पर अभी नॉर्थ एटलांटिक विंड्स होती हैं जो ईस्ट की तरफ होती हैं, a lot of the heat wafts to the यूरोप। सो ज्यादातर जो हीट है वो यूरोप की तरफ चली जाती है, जिसकी वजह से जो यूरोप है वो थोड़ा वार्मर होता है नॉर्थ अमेरिका से। क्यों वार्म हुआ? क्योंकि वहां पर जो हीट थी वो रिवर ने विंड को दे दी, और विंड के कारण जो विंड है वो यूरोप की तरफ मूव कर रही थी, सो उसने सारा का सारा इलाके को क्या कर दिया, गर्म कर दिया। सो आंसर आ गया 17 का ए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी एवरीवन। अभी हमारे पास है, हमने लोगों को मैच करना है उनके इन्फॉर्मेशन के साथ। सो क्वेश्चन नंबर 18, मोस्ट अमेरिकन आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर नेक्स्ट आइस एज, कि ज्यादातर जो अमेरिकन है वो प्रिपेयर्ड नहीं है। वो प्रिपेयर्ड नहीं है क्योंकि वो उस चीज को सीरियसली नहीं ले रहे। इसका आंसर है जी टॉरेंस जॉयस, जो टॉरेंस ने ये चीज को बोला था। इसकी लोकेशन आपको मिलेगी ऑन द फर्स्ट पेज। फर्स्ट पेज में जो आपके पास पैराग्राफ एवरीवन है ना, थर्ड नंबर वाला, यस थर्ड नंबर जो आपका 3 लाइंस वाला पैराग्राफ है उसमें फर्स्ट लाइन से, दिस कुड हैपन इन 10 ईयर्स, जो आइस एज है ना वो 10 ईयर्स में आ सकती है। किसने बोला? टेरेंस ने बोला who chairs in the woods whole physical oceanography department। once it does, अगर एक बार ना वहां पर आइस एज आ गई, it can take hundreds of years to reverse, 100 साल लग सकते हैं उसको वापस जाने के लिए।
एंड ही इज अलार्म्ड, और वो काफी चिंतित है दैट अमेरिकन्स हैव येट टू टेक द थ्रेट सीरियसली, कि अमेरिकन इस बात को सीरियसली नहीं ले रहे, सीरियसली नहीं ले रहे, दैट मीन्स कि वो इसके बारे में प्रिपेयर्ड ही नहीं है। तो ये किसने बोला? टेरेंस ने बोला। यहाँ से हमारा आंसर आ गया। Let's move to question number 19 now. The result of abrupt climate change is catastrophic. कि जो ये अचानक से हमारा क्लाइमेट चेंज हो जाता है ये काफी डेंजरस है, कैटास्ट्रॉफिक है। इसकी बात हुई थी जी नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेस ने की थी, डी वाली ऑप्शन ने। और इसकी हमें लोकेशन एवरीवन मिल रही है ऑन द फर्स्ट पेज अगेन इन द पैराग्राफ नंबर 4। यस, 4 नंबर पैराग्राफ में लाइन नंबर 3 में वहां पर लिखा है अब्रप्ट क्लाइमेट चेंज, कि अचानक से अगर क्लाइमेट चेंज होएगा इनएविटेबल सरप्राइजेस, आपको सरप्राइजेस देखने को मिलेंगे। ये किसने बोला? नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस ने। उन्होंने ये चीज बोली है कि हमारे लॉसेस हो जाएंगे, इतने डॉलर्स के हमारे लॉसेस हो जाएंगे, हमारी इकोलॉजीज डैमेज हो जाएंगी, हमारे पास एग्रीकल्चर नहीं बचेगा, दैट मीन्स हमारे पास फ्रेश वाटर नहीं बचेगा, क्रॉप नहीं बचेगा, हमारे पास स्पीशीज हमारी खत्म हो जाएंगी। दैट मीन्स कि अगर क्लाइमेट चेंज हुआ ये सारे बैड आउटकम्स निकलेंगी। ये किसने बोला? नेशनल अकेडमी ने। दैट मीन्स प्रॉब्लम्स आ गई, कैटास्ट्रॉफिक हो गया सारा का सारा काम। सो यहाँ से हमारा 19 का आंसर आ गया डी। क्वेश्चन नंबर 20th, द वर्ल्ड इज नॉट एज कोल्ड एज इट यूज टू बी, कि हमारी जो दुनिया अभी इतनी भी कोल्ड नहीं है जितनी ये पहले होती थी। आंसर इज ए, विलियम करी ने बोला। अभी विलियम करी ने हमने पहला पैराग्राफ पढ़ा था ना, वहां पर उन्होंने मेंशन किया था कि पहले टाइम में क्या होता था 1776 में, वहां पर वो जब बोट को आगे लेकर जा रहे थे वो आइस को दूर कर रहे थे, फिर वो उसने विलियम ने बोला था ना कि मैं भी तो इसी इलाके में जमा पला हूँ, लेकिन ये चीज अभी नहीं होती, अभी तो वहां पर बर्फ नहीं जमती। दैट मीन्स पुराने टाइम में वहां पर ठंडा इलाका था, अब के टाइम इतनी ठंड नहीं है, इतना कोल्ड एरिया नहीं है। किसने बोला? विलियम करी ने ना। सो विलियम करी हमारा इसका आंसर आ गया विच इज ए। Let's move to question number 21. ग्लोबल वार्मिंग इज क्लोजली कनेक्टेड टू आइस एज, की जैसे हमारी दुनिया ये गर्म हो रही है ये आइस एज के साथ रिलेटेड है, उसके साथ लिंक्ड है। आंसर इज बी, ये टॉरेस ने बोला दोबारा से। इसकी लोकेशन आपको मिलेगी एवरीवन इन द पैराग्राफ लास्ट से सेकंड लास्ट पैराग्राफ। यस, सेकंड लास्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन। बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इजंट अर्थ एक्चुअली वार्मिंग? आपको नहीं लगता कि अर्थ एक्चुअल में गर्म हो रही है? इंडीड इट इज, सेज जॉयस। जॉयस ने बोला कि हाँ अर्थ तो गर्म हो रही है। इन हिज क्लटर्ड ऑफिस, जैसे उसके ऑफिस में सारा सामान बिखरा पड़ा था, full of soft light from the foggy Cape Cod morning, he explains how such warming could actually be surprising culprit of next mini ice age, कि इस वार्मिंग के कारण कैसे आने वाली नेक्स्ट मिनी आइस एज बन सकती है। कल्प्रिट मतलब ये मुजरिम हो सकता है, इसके कारण ही ये चीज हो सकती है। सो वार्मिंग के कारण ही वहां पर हमारे पास अभी नेक्स्ट जो आइस एज है वो आने वाली है। किसने बोला? जॉयस ने बोला ना। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया टेरेंस जॉयस, विच इज ऑप्शन नंबर बी। Now last question 22. Alerted people to change ocean water in the conference. अभी कॉन्फ्रेंस में कौन से इंसान की बात हुई थी? वो था हमारे पास बॉब डिक्सन, कि उन्होंने लोगों को अलर्ट किया कि उन्होंने लोगों को अलर्ट किया कि ओशन वाटर तो चेंज हो रहा है जी, और कॉन्फ्रेंस में बोला था ये चीज के बारे में। इसकी लोकेशन आपको मिलेगी फर्स्ट पेज पर, जो लास्ट पैराग्राफ है, जो लास्ट पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन उसकी, वहां पर आपको मिलेगा फ्रेश वाटर ट्रेंड इज मेजर न्यूज इन ओशन साइंस सर्कल। बॉब डिक्सन की यहाँ पर बात होगी, वो ओशनोग्राफर है, उसने अलार्म, उसने लोगों को बता दिया था फेब्रुअरी की कॉन्फ्रेंस में। क्या बता दिया था? कि अभी हमारे पास डीप चेंजेस आने वाले हैं ओशनोग्राफिक रिकॉर्ड्स में। दैट मीन्स कि ओशन में बहुत सारे क्या होंगे? चेंजेस आएंगे, उसके सैलिनिटी में, और उसका टेम्परेचर जो है वो चेंज होने वाला है। ये बॉब डिक्सन ने बोल दिया। यहाँ से हमारा आंसर आ गया 22 का। लेट्स मूव टू द लास्ट कैटेगरी ऑफ दिस पैसेज। इसमें हमने फ्लो चार्ट को कंप्लीट करना है। हमारे पास 3 वर्ड्स की लिमिट है। पहले तो उन्होंने बोला कि हमारे पास कोई चीज लेस है, ट्रॉपिकल वार्म वाटर है, ठीक है, वो क्या हो जाता है? बिकम्स डैश एंड सिंक, वो कुछ बन जाता है जिसकी वजह से वो सिंक हो जाता है। इसको हम बोलते हैं थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन। हमारे पास कोई चीज कम है, हमने बताना है कौन सी चीज कम है। आंसर इज हीट, हमारे पास हीट कम है। इसकी लोकेशन आपको पहले मिलेगी जी लास्ट पैराग्राफ में, वहां पर लिखा है जी हैविंग गिवन अप इट्स हीट टू एयर, उन्होंने एयर को ही अपनी हीट दे दी। दैट मीन्स कि हमारे पास कम क्या हो गया? हमारे पास कम होगी जी हीट। क्यों? क्योंकि अभी वाटर कूल हो गया ना, नाउ कूलर वाटर। अगर पानी कूल है दैट मीन्स उसके पास क्या नहीं है? उसके पास हीट नहीं है। यहाँ से हमारा आंसर 23rd का आ रहा है जी, हीट। फिर हमारे पास 24th क्वेश्चन था, ट्रॉपिकल वार्म वाटर आ रहा है, वो कुछ बन जाता है जिसकी वजह से वो डूब जाता है, पानी ही डूब जाता है, पानी सिंक कर जाता है। वो क्या बन जाता है? वो डेंसर बन जाता है, वो भारी बन जाता है। इसकी लोकेशन भी वहीं पर है।
द नाउ कूलर वाटर बिकम्स डेंस एंड सिंक, वो डेंस बन गया और फिर वो सिंक हो गया, यहां से हमारा आंसर बन गया डेंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर इज 25। फिर उन्होंने बोला द ओशन करंट, जो ओशन करंट है हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं जी ग्रेट ओशन कन्वेयर। कहां पर, लास्ट पैराग्राफ में, बहुत इजीली आपको वहां पर मेंशन था वो। लाइन नंबर 3 में लिखा है एवरीवन, वहां पर लिखा है द मेन पावरिंग इज डीप वाटर करंट, जो हमारे पास डीप वाटर करंट है उसको क्या बोलते हैं, कॉल्ड द ग्रेट ओशन कन्वेयर, उसको बोलते हैं जी ग्रेट ओशन कन्वेयर। ग्रेट ओशन कन्वेयर, तीनों के तीन वर्ड्स कैपिटल है ना, तो यहाँ से हमारे 3 वर्ड्स का आंसर आ गया कि उस करंट को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जी ग्रेट ओशन कन्वेयर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन 26। ग्रेट ओशन कन्वेयर तो हम ये बोलते हैं इससे कोई चीज इंक्रीज हो जाती है, इससे इंक्रीज हो जाता है जी हमारा फ्रेश वाटर। लेट्स सी, फ्रेश वाटर की बात कहाँ हो रही है, ग्रेट ओशन कन्वेयर से ही नेक्स्ट रीड करिए। स्नेक्स थ्रू ऑल द वर्ल्ड्स ओशन बट एज द नॉर्थ अटलांटिक फिल्स विद वाटर, फिल्स विद वाटर मतलब कि वो पानी से भर जाता है, फ्रेश पानी से भर जाता है, दैट मीन्स वहां पर फ्रेश वाटर इंक्रीज हो जाता है। सो इंक्रीज क्या हुआ हमारा, फ्रेश वाटर, यहां से हमारा आंसर आ गया जी फ्रेश water. Now let's move to the third paragraph everyone. थर्ड पैसेज भी इजी है हमारे पास फ्रूट बुक के ऊपर ही है वो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन कैटेगरी हेयर एवरीवन इज कि कौन से पैराग्राफ में कौन सी इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन नंबर 27, 27 क्वेश्चन क्या है, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ शैनलीज इनिशियल डाटा कलेक्शन, कि शैनली ने इनिशियल डाटा को कैसे कलेक्ट किया। डिस्क्रिप्शन मतलब डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन वो हमसे मांग रहे हैं, इसकी बात 2 पैराग्राफ में हुई थी लेकिन डिस्क्रिप्शन तो डी पैराग्राफ में ही गिवन है। डी पैराग्राफ में मूव कीजिए, लास्ट से 5th लाइन रीड करनी है आपने। The only way to find out, Shanley decided, was to start from scratch with a scientific study. So Shanley ने सोचा कि सिर्फ एक ही मेरे पास तरीका है कि मैं दोबारा से स्टार्ट करूं, स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूं अपनी साइंटिफिक रिसर्च को। उसने क्या देखा, उसने साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। उसको ट्रीज के बारे में कुछ नहीं पता था, हार्डली उसको कुछ पता था। सो उन्होंने 6 साल लगा दिए अपनी फील्ड रिसर्च में। उन्होंने फ्लावरिंग के बारे में देखा, उन्होंने फ्रूटिंग बिहेवियर को देखा, उन्होंने इतने सालों में 300 फैमिलीज को देखा, किसकी, फॉरेस्ट की, जिसमें उन्होंने गेम, फ्रूट, फाइबर, मेडिसिनल प्लांट, ये सारे के सारे जो प्लांट्स थे उनको डॉक्यूमेंट किया था। दैट मीन्स कि उन्होंने प्रॉपर नॉलेज गेन की थी जो वहां पर फ्रूट्स वगैरह थे। उन्होंने साइंटिफिक स्टडी स्टार्ट की, इतने साल उन्होंने लगा दिए, उन्होंने स्टार्ट किया था एकदम बिगनिंग से। ये सारी डिस्क्रिप्शन होगी कि उन्होंने रिसर्च में कैसे अपनी डाटा को कलेक्ट किया था। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया जी 27 का डी। 28, वाई अ गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द बुक, एक गवर्नमेंट वाले बंदे ने भी बुक को क्यों कॉन्ट्रीब्यूट किया। अभी गवर्नमेंट ऑफिशियल की बात ना सिर्फ एक ही पैराग्राफ में हुई थी और वो था हमारा ए। पॉलिटिशियन की एक की बात हुई थी और किसी की भी बात नहीं हुई, तो हमारा आंसर ए पैराग्राफ में से आ गया। ए पैराग्राफ में मूव कीजिए, लाइन नंबर 2 में मिला है यहाँ पर, द सेकेंड एडिशन वॉज प्रोड्यूस्ड एट द रिक्वेस्ट ऑफ पॉलिटिशियंस, की जो बुक का सेकेंड पार्ट था वो कब आया, जब हम पॉलिटिशियन ने उसके ऊपर रिक्वेस्ट की। क्यों, its blend of hard science and local knowledge on use and trade of 35 native species has been so well received and no less a dignitary than the Brazil's environmental minister Marina Silva has written the foreword। वो बोल रहे हैं कि उनको लगा कि उन्होंने बहुत अच्छी लोकल नॉलेज जो प्रोवाइड की है वो और उनको कहीं पर भी दिख नहीं सकती, जिसकी वजह से जो ब्राजील के इन्वायरमेंट मिनिस्टर थे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज इसकी सेकेंड एडिशन प्रोड्यूस कीजिए। अब इन्वायरमेंट मिनिस्टर है, दैट मीन्स कि गवर्नमेंट ऑफिशियल हो गए। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 28 का ए। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 29, रीजंस व्हाई कम्युनिटी आस्क शैनले टू कंडक्ट द रिसर्च, कि कम्युनिटी ने उनको बोला ही क्यों, रीजंस क्या थे, क्यों क्यों चाहते थे कि शैनले इसके ऊपर रिसर्च करे। आंसर इज सी। सी पैराग्राफ में मूव कीजिए एवरीवन। सी पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन से पहले हमें रीड करना है, द रूरल वर्कर यूनियन। सो ये जो वहां पर एरिया में वर्कर्स थे उनकी जो उन्होंने एक यूनियन बनाई थी, wanted to know, वो जानना चाहते थे whether harvesting wild fruits would make economic sense, कि अगर उन्होंने वाइल्ड फ्रूट्स को ग्रो किया क्या उनको पैसा आएगा भी नहीं आएगा। सो इसके बारे में जानना चाहते थे। देयर वॉज अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन एंटी एफपी, शैनली सेज, शैनली ने बोला कि उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था उसमें, जिसकी वजह से उन्होंने उसके बारे में बोलना स्टार्ट किया। लास्ट थर्ड लाइन में भी यही चीज़ मेंशन किया है, द यूनियन वाज कीन टू डिस्कवर वेदर इट
would make more sense conserving the forest for subsistence use or possible sale of fruit, game, medicine and plant than selling trees for timber. कि ये जो यूनियन थी, जो लोग थे, वो ये जानना चाहते थे कि क्या हमें फॉरेस्ट को सेव करना चाहिए, प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, क्या हमें अपने फ्रूट्स को बेचना चाहिए, मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह को बेचना चाहिए, कि हमें ट्रीज को ही सारे के सारे टिम्बर के वास्ते, वुड के वास्ते बेच देना चाहिए। सो ये चीज के सारे के वास्ते लोग जानना चाहते थे, इसलिए उन्होंने शैनले को रिक्वेस्ट की इंफॉर्मेशन देने के कारण। सो आंसर इसका आ गया क्वेश्चन नंबर 29 का, कि क्यों उन्होंने शैनले से रिसर्च करने को बोला। सो ये हमारे रीजंस हो गए, इससे हमारा आंसर आ गया जी सी। लेट्स मूव टू 30th क्वेश्चन। रेफरेंस टू द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हर रिसर्च, कि उसकी रिसर्च स्टार्ट कब हुई थी। आंसर इज बी। बी पैराग्राफ में उन्होंने हमें मेंशन किया स्टार्टिंग पॉइंट। बी पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन रीड कर लीजिए। शैनलेज वर्क ऑन बुक बिगेन अ डेकेड अगो, कि शैनले का बुक कब स्टार्ट हुआ, उसका 10 साल पहले बुक स्टार्ट हुआ, जब लोगों ने प्ली की, लोगों ने रिक्वेस्ट की थी उसको कि वो क्या करे, उसके ऊपर जो एक्सप्लॉयट हो रहा था टिम्बर, उसके ऊपर रिसर्च करे, तब जाकर उसकी बुक स्टार्ट हुई थी। पहले उसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया ये। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया बी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31। टू फैक्टर्स दैट ऑल्टर फूड कंजम्पशन पैटर्न्स, कि दो ऐसे एरियाज हैं, दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो फूड की कंजम्पशन है वो चेंज हो रही है। इट्स गिवन टू अस इन ई पैराग्राफ। एवरीवन ई पैराग्राफ में मूव कीजिए। ई पैराग्राफ में वहां पर लिखा है जी, पहले तो लाइन नंबर 3 में से, द चेंजेस वर स्ट्राइकिंग, एवरेज एनुअल हाउस होल्ड कंजम्पशन ऑफ फॉरेस्ट फ्रूट, फॉरेस्ट फ्रूट की जो कंजम्पशन है हैड फॉलन, वो गिर गई थी, फ्रॉम 89 टू 28 किलोग्राम्स। पहले 89 किलोग्राम्स खाते थे, अभी 28 किलोग्राम सिर्फ खाने लग पड़े। उन्होंने बोला है कि जो फ्रूट कलेक्शन है वो होती थी अमाउंट ऑफ लॉगिंग के साथ, लेकिन फिर वहां पर लग गई जी आग, फॉरेस्ट में आग लग गई, जिसके वजह से क्या हो गया, फाइबर का यूज भी ड्रॉप हो गया। फिर उन्होंने वहां पर लिखा है द फायर एंड लॉगिंग चेंज द नेचर ऑफ टैबेल्को डाइट, कि उनकी डाइट, उनकी कंजम्पशन किसने चेंज की, फायर और लॉगिंग ने। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया ई, कि दो फैक्टर जिससे जो कंजम्पशन पैटर्न थे वही चेंज हो गए, कंजम्पशन पैटर्न भी यहीं पर चेंज हुए। सो यहाँ से आंसर आ गया ई। 32। वाई द बुक इज सक्सेसफुल, अभी ये बुक सक्सेसफुल क्यों है, ये लास्ट पैराग्राफ में मेंशन था। आई पैराग्राफ की ना लास्ट है 5th लाइन। Its success is largely due to the fact that people with poor literacy skill can understand much of the information. इसका सक्सेस क्यों है, जो लोग पढ़े लिखे भी नहीं है ना, वो भी इसकी इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें पिक्चर्स हैं, इलास्ट्रेशंस हैं, इसमें स्टोरीज हैं, इसमें सॉन्ग्स हैं। तो इन सभी चीज़ों के कारण जो ये बुक थी वो सक्सेसफुल थी। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया आई। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टू क्वेश्चंस। नेक्स्ट हमारे पास अलग अलग क्वेश्चंस है, हमारे पास 3 वर्ड्स की लिमिट है। क्वेश्चन नंबर 33rd एंड 34th आर, फॉरेस्ट फायर हैज कॉज्ड लोकल विजिटर्स टू कंज्यूम लेस, कि फॉरेस्ट फायर के कारण जो लोकल विलेजर्स थे वो किसी चीज को कम खा रहे थे। किस चीज को कम खा रहे थे, वो फ्रूट और फाइबर को कम खा रहे थे। ये हमने ई पैराग्राफ में अभी अभी पढ़ा है। ई पैराग्राफ में मूव कीजिए, लाइन नंबर 4 में उन्होंने लिखा था ना, फॉरेस्ट फ्रूट हैड फॉलन फ्रॉम 89 टू 28 किलोग्राम्स, की जो कंजम्पशन थी, जो वो फॉरेस्ट फ्रूट को खाते थे, वो 89 से 28 किलोग्राम्स गिर गया। दैट मीन्स फॉरेस्ट फ्रूट एक आंसर आ गया। दूसरा उन्होंने यहाँ पर लिखा था लास्ट 3rd लाइन में, फाइबर यूज ऑल्सो ड्रॉप, जो फाइबर का यूज था, जो वो फाइबर खाते थे, वो भी डिक्रीज हो गया। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया जी फॉरेस्ट फ्रूट एंड फाइबर। 33rd एंड 34th का। लेट्स मूव टू 35 नंबर क्वेश्चन। गेम, देयर वाज लीस्ट अमाउंट ऑफ गेम हंटेड अंडर डैश, की बहुत ही कम जो गेम थी वो हमने हंट की थी, किसके अंडर, आंसर इज यूक्सी। यूक्सी के अंडर बहुत हमने कम जो गेम थी उसको हंट किया था। इसकी लोकेशन एवरीवन हमें मिलती है इन द पैराग्राफ नंबर एफ। एफ पैराग्राफ की लाइन नंबर 3 अंडर, सॉरी लाइन नंबर 3, यस यस यस, लाइन नंबर 3, स्पीशीज ऑफ गेम एवरेजिंग 232 किलोग्राम्स अंडर पीक्वा ट्री। पीक्वा ट्रीज में हमने इतनी ज्यादा गेम को हंट किया। देन कैपोइबा ट्री में हमने 63 किलोग्राम्स हंट किया। युक्सी में हमने सिर्फ 38 किलोग्राम्स हंट किया। दैट मीन सबसे कम किसमें थी, युक्सी में ना। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 35 का युक्सी। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 36। ईल्ड इज ऑल्सो डैश, की जो युक्सी की ईल्ड है वो और भी कुछ है। आंसर इज अनप्रिडिक्टेबल, वो अनप्रिडिक्टेबल है। इसकी लोकेशन एवरीवन आपको मिलेगी जी पैराग्राफ में। जी पैराग्राफ की नीचे से सेकेंड लाइन, फ्रूटिंग पैटर्न ऑफ ट्रीज सच एज यूक्सी वर अनप्रिडिक्टेबल। फ्रूटिंग पैटर्न मतलब उसकी ईल्ड, उसकी ईल्ड किसकी ईल्ड, यूक्सी की ईल्ड क्या थी, वो अनप्रिडिक्टेबल थी। यहाँ से अनप्रिडिक्टेबल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 37।
दस इट इज मोर रीजनेबल टू कीप डैश, कि ये चीज ज्यादा रीजनेबल है अगर हम किस चीज को रख लें। किसको रख लें? हम रख लें पीकवा ट्रीज को, कि पीकवा ट्रीज को बचाना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसका आंसर भी हमें सेम क्वेश्चन में सेम पैराग्राफ में मिलेगा, इन द पैराग्राफ नंबर एफ। पैराग्राफ नंबर एफ में हमें यहाँ पर मेंशन है ना, इन द लाइन नंबर लास्ट थर्ड, एट लास्ट द टीम वॉज गेटिंग अ हैंडल ऑन विच ट्रीज वर वर्थ कीपिंग, कि कौन से ट्रीज को हमें रखना चाहिए ये टीम को पता चल गया, और विच कुड रीजनेबली बी सोल्ड, और किन ट्रीज को हमें बेच देना चाहिए। दिस शोड दैट सेलिंग पीकवा ट्रीज टू लॉगर्स फॉर फ्यू डॉलर्स मेड लिटिल सेंस। वो बोल रहे हैं कि हमें पीकवा ट्रीज अगर हम लोगों को, लॉगर को बेच देंगे तो इससे हमें ज़्यादा प्रॉफिट तो मिलेगा नहीं, इससे हम, ये चीज़ तो बहुत लिटिल सेंस मेक कर रही है। दैट मीन्स कि पीकवा ट्रीज को हमें बेचना नहीं चाहिए, दैट मीन्स रखना किसको चाहिए? पीकवा ट्रीज को रखना चाहिए ना। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया जी, पीकवा ट्रीज। Let's move to the question number 38. All the trees can also be used for dash besides selling them to loggers. कि हम ट्रीज को लॉगर्स को तो बेच ही सकते हैं, लेकिन इसके अलावा हम किसी और काम के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। आंसर है सबसिस्टेंस, और हम इसको सबसिस्टेंस के वास्ते यूज कर सकते हैं। इसके आंसर हमें मिल रहे हैं जी एच नंबर पैराग्राफ में। एच पैराग्राफ में मूव कीजिए, लाइन नंबर 2 से रीड कीजिए। ऑन द कॉन्ट्ररी आर्ग्यूज शैनले देयर दे कौन अभी यहाँ पर हमारे पास पीकवा ट्रीज। पीकवा ट्रीज आर क्रिटिकल फॉर सबसिस्टेंस, सबसिस्टेंस के वास्ते वो इंपॉर्टेंट है। समथिंग दैट इज ऑफन इग्नोर्ड, जिसको हम यूजुअली इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि हमने रिसर्च की थी अपनी, विच टेंड्स टू फोकस ऑन देयर कमर्शियल पोटेंशियल। हम सिर्फ उसके कमर्शियल पोटेंशियल की तरफ देखते हैं, हम सिर्फ ये देखते हैं कि अगर हम उनको बेच देंगे तो हमें कितना पैसा मिलेगा, लेकिन हम ये तो चीज़ भूल ही जाते हैं कि ये वो हमारे सबसिस्टेंस के वास्ते भी इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स हम और इसको किस चीज़ के वास्ते यूज कर सकते हैं? सबसिस्टेंस के वास्ते। यहाँ से हमारा आंसर आ गया जी 38 का सबसिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 39, बट इट इज ऑफन इग्नोर्ड, इसको हम यूजुअली इग्नोर मार देते हैं, बिकॉज मोस्ट रिसर्चर्स यूजुअली फोकस ऑन, यूजुअली वो किसके ऊपर फोकस करते हैं? कमर्शियल पोटेंशियल की तरफ। हमने अभी अभी रीड किया था, करंट रिसर्च ऑन NTFPs विच टेंड्स टू फोकस ऑन देयर कमर्शियल पोटेंशियल। हमने फोकस किसके ऊपर किया? कमर्शियल पोटेंशियल के ऊपर। यहाँ से आ गया कमर्शियल पोटेंशियल। नाउ लास्ट क्वेश्चन एवरीवन, द पर्पस ऑफ द बुक। इस बुक का पर्पस क्या था? टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट NTFPs, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के बारे में हमने इंफॉर्मेशन देनी थी। ये इस बुक का मेजर जो पर्पस था। इसकी लोकेशन आपको लास्ट पैराग्राफ में भी मिल सकती है एवरीवन। आई पैराग्राफ की नीचे से फोर्थ लाइन, वहां पर लिखा था कि इस सक्सेस इज मच ऑफ द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इट कंटेन्स, इसमें इंफॉर्मेशन है किसके बारे में? नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के बारे में इसके पास इंफॉर्मेशन है। सो आप यहाँ से भी आंसर लगा सकते हो, लेकिन जब आप अपने एग्जाम में आपके पास जो आंसर शीट होएगी, आप उसके ऊपर तो इतने वर्ड्स लिख नहीं सकते, आपका बॉक्स के बाहर आंसर चले जाएगा जो एकदम कंप्लीटली रॉन्ग होएगा। सो आपको इसका और कुछ आंसर फाइंड आउट करना था, और वो हमें मिला था एवरीवन इन द सी पैराग्राफ। सी पैराग्राफ में उन्होंने बोला था ना कि NTFPs, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, जिसकी वजह से शैनले ने उसके ऊपर बुक लिखी। किसके ऊपर बुक लिखी थी जी? नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर, NTFPs के ऊपर। सो आप NTFPs भी लिख सकते हो, और आप नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स भी लिख सकते हो 40th का आंसर, क्योंकि बुक इसके ऊपर ही लिखी गई थी। सारी की सारी जो हमारी इन्फॉर्मेशन थी वो इसके ऊपर थी। सो दिस इज द एंड ऑफ योर रीडिंग पैसेज एवरीवन। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ लग गए हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कुछ किसी भी तरह की भी दिक्कत है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू टेल यू एवरीथिंग इन डिटेल अबाउट द क्वेश्चंस। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज subscribe to our channel as well and share this video with your fellow friends or your classmates as well. Thank you everyone.